हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वगैरह कर रखा था। अब हम लोग आते हैं कमर्शियल बैंक्स के टाइप्स क्या क्या हैं, अर्थात वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं जो अपना बिजनेस करते हैं उनके कितने टाइप्स हैं। और तो वाणिज्यिक बैंक के 3 टाइप्स हो जाते हैं। कमर्शियल बैंक को हिंदी में वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं। तो 3 तरीके के वाणिज्यिक बैंक आपको इंडिया में हैं। कौन कौन से? तो पहला हो जाता है पब्लिक बैंक, अर्थात पब्लिक बैंक हो जाता है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। तो और दूसरा हो जाता है प्राइवेट बैंक, ये हो जाते हैं आपको निजी क्षेत्र के बैंक। और तीसरा हो जाता है फॉरेन बैंक्स, ये आपको विदेशी बैंक होते हैं, अर्थात इनकी जो मेन ब्रांच है, जो हेड क्वार्टर है, वो इनका विदेशों में होता है। अब इसमें आपको ये विदेश के प्राइवेट भी हो सकते हैं और सार्वजनिक भी हो सकते हैं। तो विदेश में ये किस टाइप के हैं ये मैटर नहीं करता है, बस हमें फॉरेन बैंक्स ये 3 जानने हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग बेस रेट देखते हैं, अर्थात बेस दर क्या होता है। तो बैंक्स जो होते हैं ये आपको लोन देते हैं। ये लोन कहाँ से देते हैं? तो वो कहीं ना किसी और बड़े बैंक से या फिर किसी व्यापारियों से लोन लेकर के अपने शेयर होल्डर से या फिर कहीं से भी वो पैसे इकट्ठे करते हैं। तो अब क्या होता है कि सपोज कीजिए कि कोई बैंक जो है, कोई कमर्शियल बैंक जो है, वो आपको आरबीआई से कुछ पैसे बोरो किए। अब सपोज करते हैं एज फॉर एग्जांपल कि इसने आरबीआई से आपको 6% के रेट से बोरो किया, ठीक है। तो 6% पर ये बोरो किया। अब बैंक के कुछ अपने खर्चे होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग मेंटेनेंस या फिर एम्प्लॉयज़ के सैलरी, एसेट्स, कंप्यूटर्स वगैरह या रिकॉर्ड मेंटेनेंस करने के लिए, तो इसके भी कुछ खर्च होते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये 2% हो गया, अर्थात टोटल इसको 8% इनपुट्स मतलब लग रहे हैं, अर्थात इसको 8% जो है वो खर्च करने पड़ रहे हैं। अब क्या होता है कि अब ये 8% के बिलो आपको कर्ज नहीं दे सकते हैं। तो यही चीज़ जो है वो आपका बेस रेट हो जाता है, अर्थात न्यूनतम दर जिस पर कि कोई बैंक आपको कर्ज दे सकता है। तो ये आपको बेस रेट कहलाता है। अब क्या होता है कि 2016 से इसमें आपको कुछ एक्सेप्शंस लाए गए, और ये एक्सेप्शंस जो हैं वो आरबीआई ने मैंडेटरी किया कि ये चीज़ आपको करना ही होगा, अर्थात बेस रेट से भी कम दर पर आप ब्याज पर लोन दे सकते हैं। तो आप किनको दे सकते हैं? तो बीपीएल वालों को दे सकते हैं, अर्थात जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको आप लोग लोन दे सकते हैं। तो ये आपको 4% के रेट से देना है। इसके अलावा जो बैंक्स के अपने एम्प्लॉयज जो हैं, जो बैंक्स में काम करते हैं, वो चाहे क्लर्क हो या मैनेजर हो, डजंट मैटर, तो बैंक्स के जो अपने एम्प्लॉयज हैं ये उनको बेस रेट से कम रेट पर भी लोन दे सकते हैं। इसके अलावा बैंक डिपॉजिटर्स, इन्हें भी आपको बेस रेट से कम दर पर लोन दिया जा सकता है। तो ये बैंक डिपॉजिटर्स होते कौन है? अर्थात जो बैंक में पैसे जमा किए हुए हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि मैंने 2 लाख का एफडी जो है बैंक में कर रखा है। अब मुझे 1 लाख का लोन की ज़रूरत है। तो अब ये चूँकि मैं बैंक में 2 लाख रुपए ऑलरेडी जमा कर रखा हूँ और उसी को मैं गिरवी रख करके 1 लाख का लोन लेना चाह रहा हूँ, तो इस टाइम क्या है कि मुझे बेस रेट से कम रेट पर आपको लोन दिया जा सकता है। तो ये एक्सेप्शंस जो है ये 3 आपको आरबीआई के द्वारा प्रदान किए गए। तो इसे आप लोग को ध्यान में रखना है। वैसे बेस रेट ही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, इसको हिंदी में बेस दर ही कहेंगे, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो अब हम लोग आते हैं एमसीएलआर पर। एमसीएलआर होता क्या है? आपका मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट, अर्थात सीमांत लागत धन आधारित उधार दर। ये बेसिकली होता क्या है? तो अभी हमने बैंक रेट देखा था, बेस रेट देखा था, सॉरी। तो बेस रेट में क्या था कि एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर दिया जाता था कि इससे नीचे जो है बैंक अपना ऋण नहीं दे सकते हैं, अपना लेंडिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि 8% अगर किसी बैंक का है, तो अब इसके बाद क्या होता था कि ये अगर कोई इसके पास हाउस लोन के लिए आए तो भी 8%, या फिर एजुकेशन लोन के लिए आए तो भी 8%, या फिर सपोज कीजिए कि कोई ऐसा लोन लेने के लिए आए जिसका कि उसको 12 मंथ्स की रिक्वायरमेंट है, तो 12 मंथ्स के लिए भी 8% दे, और फिर अगर आपका 6 मंथ्स के लिए देना हो तो इससे कम देना चाहिए,
तो उसके लिए भी ये 8% ही देगा, या फिर 3 मंथ्स के लिए तो भी 8%। तो ये इसको दूर करने के लिए MCLR को लाया गया, और ये आपको लागू कब हुआ है? तो 1 अप्रैल 2016 से। चूँकि ये न्यूली लागू हुआ है तो इस वजह से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। 1 अप्रैल 2016 से आपका लागू हुआ है। ये होता क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि हमें लोन देना है 12 मंथ्स के लिए, तो अगर 12 मंथ्स के लिए हम 8% पर दें और फिर इसी रेट पर 6 मंथ्स के लिए भी दें या फिर 6 ईयर्स के लिए भी दें, तो ये तो भाई कस्टमर के लिए ये कॉस्टली हो जाएगा और फिर उसे समझ में नहीं आएगा। तो इसको दूर करने के लिए ये क्या किया गया कि अलग अलग रेट निर्धारित किया गया। अर्थात अगर सपोज कीजिए कि 12 मंथ्स के लिए कोई ले रहा है तो उसको हमने आपको 8% पर दिया, ठीक है। और अगर यही चीज़ वो 6 ईयर्स के लिए ले रहा है तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको कम करके और 6% कर दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि लंबे टाइम के लिए लोग ईजिली ब्याज ले सकते हैं, इनको नुकसान कम होगा। तो अब हम इसके बाद देखते हैं कॉल मनी। कॉल मनी को हिंदी में मांग मुद्रा बोलते हैं। ये क्या होता है कि दो बैंकों के बीच में आपस में डिमांड जब अचानक से बढ़ता है तो वो क्या करते हैं कि दूसरे बैंक से तुरंत कवर करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि मैं देना बैंक का मैनेजर हूँ, अब बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया, तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजर हूँ और मेरे पास कोई कस्टमर आ गया जो कि डायरेक्ट मुझसे 2 करोड़ उसको अभी डिपॉजिट चाहिए। तो अब मैं ये तो कह नहीं सकता हूँ कि अभी मेरे पास 2 करोड़ नहीं है, आप 1 करोड़ ले लीजिए और बाकी 1 करोड़ के लिए आप कल आइए, ऐसा तो मैं कह नहीं सकता हूँ। चूँकि ये मेरा हाईली वैल्यूएबल कस्टमर है तो उसे मैं क्या कर सकता हूँ कि ठीक है आप बैठिए, तब तक चाय पीजिए, और इस बीच में बैंक मैनेजर क्या करेगा कि किसी स्टाफ को नियर बाई बैंक में भेज करके, जैसे कि SBI को वो कॉल करके और पूछेगा कि क्या आपके पास 1 करोड़ अभी है, तो मुझे अभी चाहिए। तो नियर बाई बैंक से वो क्या करता है कि तुरंत कुछ अमाउंट्स मंगा लेता है अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉल मनी। नाम से ही क्लियर है, कॉल मनी अर्थात मनी ऑन कॉल, फ़ोन किए मनी हाजिर, इस टाइप से। और ये कहाँ से? तो नियर बाई बैंक से मंगाएगा और हिंदी में इसको मांग मुद्रा बोलते हैं। ये आपको अचानक डिमांड को पूरा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा मांग मुद्रा। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं NPA पर। NPA आपका होता क्या है? तो इंग्लिश में हम लोग इसे बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हिंदी में हो जाएगा हमारा गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। इंग्लिश लिखने की जरूरत है क्या? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? एसेट्स होते क्या है बैंक के लिए? तो एसेट्स हमारा जो भी लोन दिया हुआ है बैंक, वो एसेट्स होता है। एसेट्स क्या? एक तरीके की परिसंपत्ति या फिर पूंजी संपत्ति कह सकते हैं। तो बैंक के लिए लोन जो है वो संपत्ति होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस संपत्ति पर उसे इंटरेस्ट मिलता है। कोई भी कैपिटल यही काम करता है। तो बैंक के लिए जो लोन वो देता है वो होता है एसेट्स बैंक के लिए। तो अब हम आते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर, अर्थात वैसा एसेट्स, वैसी संपत्ति जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिसका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, उसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। नाम से क्लियर है? ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये नाम से क्लियर हो गया। अब इसकी कंडीशन क्या होती है? तो इसकी कंडीशन होती है कि 90 दिन तक, 90 डेज तक अगर कोई लेंडर जो है, जिसको कि बोरोवर जो है, वो 90 दिन तक कंटिन्यू अगर कुछ भी पैसे जमा नहीं करता है, इवन कि ब्याज भी नहीं जमा करता है बैंक को, तो उसको NPA में कर दिया जाता है, अर्थात उस एसेट्स को NPA घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको 90 डेज टाइम पीरियड याद रखना है और फिर टर्म याद रखना है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये 90 डेज आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद अब दिक्कत क्या आती थी कि अब कोई एसेट्स जो है इसको NPA घोषित कर दिया गया, कोई व्यक्ति जो है कर्ज नहीं चुका पा रहा है, तो अब उस पर किया क्या जाएगा? ठीक है, तो पहले जो प्रोसेस था
वो होता क्या था कि उसको डिफ़ॉल्टर बैंक घोषित करता था, फिर मामला कोर्ट में जाता था, थाना में जाता था, फिर उसके बाद से कोर्ट जो है उस पर सुनवाई करेगा, वो सुनवाई जो है वर्षों चलेगा और उसके बाद फिर कोर्ट जैसा कहेगा वैसा किया जाएगा। तो नॉर्मली वो करता क्या था कि उसके जो भी मतलब कि पूंजी जो गिरवी रखी होती थी तो उसको बेच करके और उतनी संपत्ति निकाली जाती थी। तो अब ये कोर्ट की जो प्रोसेसिंग थी ये काफ़ी लंबी हो जाती थी। तो इसी प्रोसेसिंग को दूर करने के लिए हमें लाया गया सरफेसी एक्ट 2002। इसमें जो है बैंक्स जो है वो कोर्ट में ना जा करके डायरेक्ट ही उस एसेट्स को निष्पादित कर सकते हैं। अर्थात सपोज कीजिए कि मैंने 10 लाख का कर्ज लिया, ठीक है, और 10 लाख का कर्ज मैंने क्या किया कि मैंने अपने मकान पर लिया था, ठीक है। तो अब इस समय क्या था 2002 से पहले कि बैंक उस मकान को डायरेक्ट नहीं सेल कर सकता था, लेकिन सरफेसी एक्ट आने के बाद क्या हुआ कि बैंक जो है अगर वो एनपीए बना रहा कुछ सालों तक तो उस बैंक उस एसेट्स को अर्थात मेरे मकान को कुछ दिनों के बाद वो सेल कर सकता है। तो अब सरफेसी एक्ट में हम लोग आते हैं। सरफेसी एक्ट समझ गए क्यों लाया गया, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म जो हो जाता है वो आपका हो जाता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, ठीक है। तो इसमें जो है एसेट्स को रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, अर्थात एसेट्स को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता था। अर्थात अगर आप जो आपने इंटरेस्ट बंधाया था, आपका इंस्टॉलमेंट जो बनाया था, ठीक है, सपोज कीजिए कि आपका इंस्टॉलमेंट 8000 फिक्स हुआ था, 8000 इंस्टॉलमेंट 10 ईयर्स के लिए। अब आप जो है यहाँ पर आप इसको पे नहीं कर पा रहे हैं तो इस 8000 को वो क्या करते थे कि 6000 कर देंगे और टाइम जो है वो आपको बढ़ा करके 13 ईयर्स कर देंगे, ठीक है। तो अर्थात इस एसेट्स का रिकंस्ट्रक्शन होता था। अब इसके बाद इससे भी जब नहीं होते थे तो फिर एनपीए को सेल कर दिया जाता था। उसको एनपीए घोषित कीजिए और फिर उसको सेल आउट कर दीजिए उसकी संपत्ति। और तीसरा जो होता था राइट ऑफ होता था, अर्थात इसको बैंक जो है वो हटा देता था, ठीक है। तो सरफेसी एक्ट में ये 3 प्रावधान थे। चलिए अब इसके बाद सरफेसी एक्ट के बाद हम लोग आते हैं बैड बैंक्स पर। तो सरफेसी एक्ट में हमने देखा था कि राइट ऑफ अर्थात बैंक अपने हिसाब से इसे मिटा देगा। राइट ऑफ अर्थात राइट मतलब लिखना, ऑफ मतलब हटा देना, ठीक है। अर्थात इसका निपटारा बैंक अपने अकाउंट से कर दिया। अब इसके बाद बैंक ये हटाया तो इसको करेगा कहाँ पे, किसको देगा? तो इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बैड बैंक का कंसेप्ट लाया गया। ये बैड बैंक होता क्या है? तो बैड बैंक अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये अभी तक इंडिया में फॉर्मुलेट नहीं हुआ है। इस कंसेप्ट को अभी तक जो है थ्योरेटिकल रखा गया है, प्रैक्टिकल वे में अभी ज़मीन पर नहीं उतारा गया है। तो ये होता क्या है बैड बैंक्स? तो वैसा बैंक जो कि इन सारे बैड एसेट्स को, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को वो खुद परचेज करें, तो इसको हम लोग बैड बैंक्स कहेंगे। अर्थात जो अदर बैंक्स के एनपीए जो हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, इनको परचेज करके वो अपने अकाउंट्स में शो करें। और फिर ये करेगा क्या? तो उनसे मतलब कि निष्पादित करने का, कि मतलब कि किसी भी तरीके से जो 10 लाख का जो कर्ज लिया था तो वो 10 ना निकल के 8 निकले या 6 निकले या 5 निकले, जो भी निकले वो निकालने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए बैड बैंक्स की स्थापना की बात चल रही है, इसको ध्यान में रखना है। ये अभी तक कंसेप्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ये राइट ऑफ करेगा, तो ये क्या करेगा? तो बैड बैंक्स की भी अपनी कुछ संपत्तियां होंगी, तो ये बैंक क्या करेगा कि इन एनपीएच को परचेज करेगा। और इन एनपीएच को जो परचेज करेगा वो कम रेट पे परचेज करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके पास रिस्क ज़्यादा है। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं बेसल नॉर्म्स पर। तो बेसल नॉर्म्स, बेसल है क्या? तो बेसल जो है वो आपका एक जगह का नाम है जो कि संभवतः आपका स्विट्जरलैंड में है। वहाँ से जो है बैंकिंग का एक मीटिंग हुआ था, और उस मीटिंग में जो है पूरे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स वहाँ पर मिले थे, वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर, इन सब की मीटिंग हुई थी। और वहाँ पर कुछ नॉर्म्स फॉलो किए गए थे, कुछ नॉर्म्स बनाए गए थे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे। तो इस नॉर्म्स को हम लोग बेसल नॉर्म्स के नाम से जानते हैं। और अभी तक 3 मीटिंग्स हो चुकी है। तो अभी जो है वो हमारा 3rd बेसल नॉर्म्स चल रहा है,
ये 2010 में फॉर्मुलेट किया गया था ये रूल्स वगैरह। तो इसे आप लोग याद रखना है कि बेसल नॉर्म्स जो है वो बैंकिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन से संबंधित हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और अभी ये जो थर्ड बेसल नॉर्म्स चल रहा है 2010 वाला, इसको आपको 2019 तक इम्प्लीमेंट करना था बैंकों को। तो ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि थर्ड बेसल नॉर्म्स जो है वो 2019 तक इम्प्लीमेंट करना था। तो चूंकि जस्ट अभी बीता हुआ है इस वजह से एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा बेसल नॉर्म्स।